नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम अशोक वानखेड़े साहब के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। ये हफ्ता तो बहुत ही हाइपर एक्टिविटी का रहा। बहुत सी चीजें हो रही हैं देश में। इंडिया ने अपनी एक बैठक मुंबई में बहुत सफलतापूर्वक खत्म की। मोदी जी ने उधर 18 से 22 सितंबर को एक सेशन बुलाया है, जिसको बता किसी को नहीं रहे कि क्यों वो सेशन बुलाया गया है। वन इंडिया वन नेशन की भी बात कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, वन इंडिया वन इलेक्शन की भी बात कर रहे हैं। G20 होने वाला है तो लॉकडाउन लगाए दे रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच एक मोदी जी ने एक नया शगुफा छोड़ा। अच्छा, उधर अडानी जी के अगेंस्ट एक रिपोर्ट दूसरी आ गई है जो ज्यादा डैमेजिंग है, और इसमें सिद्ध हो रहा है कि सेबी ने किस तरह से अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, अडानी जी ने किस तरह से फायदा लिया। खैर, अभी जो लेटेस्ट, जो सबसे बड़ा मोदी जी का नया शगुफा है, वो है कि इंडिया का नाम बदल देने का। और मेरे ख्याल में जब इंडिया, विपक्ष के लोगों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा था, तो उनको भी नहीं पता लगा होगा कि इसका इतना इफेक्ट होगा कि मोदी जी को इंडिया शब्द ही से, वो बिल्कुल इंडिया नाम लेते ही वो कुछ गड़बड़ हो जाएंगे। तो अब मोदी जी उसका नाम भारत रखने के चक्कर में, पहले तो अशोक भाई ये बताइए, ये इम्प्रैक्टिकल बातें हो रही हैं, क्योंकि मतलब इंडिया से क्या आपकी नफरत हो सकती है? इंडिया को क्यों आप डिमीन करना चाहते हैं? मतलब देखिए आनंद जी, जब सबसे पहले इंडिया ये शब्द कॉइन हुआ, और तभी आपने बोखलाहट देखी होगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस है जो पुरानी अंग्रेजों के जमाने की, और इंडिया इंडियन को मुजाहिदीन डाउनप्ले है, करने का। हाँ, इंडियन मुजाहिदीन इंडिया है। हाँ। मुजाहिदीन है, आतंकी है। फिर किसी ने बाबा को बताया कि भाई आपने भी 10-15 स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, गेट अप इंडिया, आउट इंडिया, इन इंडिया, बहुत सारा काम किया है इंडिया इंडिया करके। फिर वो बीजेपी फॉर इंडिया, उनका टैगलाइन है, हैशटैग है। तो वो कहीं ना कहीं फिर बैकफुट पे आए, फिर वो इधर उधर से करने लगे। लेकिन ये इंडिया का बढ़ता हुआ कुनबा, मतलब आप पटना में मीटिंग हुई, उसके बाद बेंगलोर में मीटिंग हुई, और बेंगलोर के बाद अब मुंबई में मीटिंग हुई। और हर मीटिंग के बाद आपने देखा होगा कि एक जो बीजेपी का नैरेटिव चलाने का प्रयास होता है, ये आपस में एक नहीं है, ये झगड़े हो गए, इसमें ये फूफा बने हुए हैं, इसमें ये फूफा बने हुए हैं, इसमें ये फूफा बने हुए हैं। लेकिन ये नैरेटिव सारा फेल हो जाता है जब अगले मीटिंग में सब गले में हाथ डाल के इकट्ठा हो जाते हैं। और धीरे धीरे इनकी इकट्ठा होने की बात, इनकी कई एजेंडे पे एक मत होने की बात, सभी पार्टियां त्याग करने की बात कर रही है कि हम भी त्याग करेंगे, लेकिन अब 1-to-1 होना चाहिए। तो ये 400 सीटों पे यदि 1-to-1 होता है, तो ये 37% बनाम 50-55% की बात हो रही है। वर्तमान में यदि हम इंडिया का गठबंधन का वोट शेयर भी देखें तो वो 55% के पास आता है, 55-60 के बीच में आता है। अपन उसको 50% पकड़े मोटे मोटे तौर पे, तो 37 बनाम 50, ये बहुत बड़ा गैप है। तो इससे एक डर है। तो फिर इंडिया का उच्चारण नहीं हो, तो अब आपने देखा होगा अखबार भी इंडिया को इंडिया नहीं लिखते, INDIA ऐसा लिखने शुरू कर दिया है, या अंग्रेजी में वो फुल स्टॉप लगा लगा के लिखते हैं। लेकिन वो प्रॉब्लम ये है कि आपने मुर्गे को यदि किसी डब्बे के अंदर या बंद कर दिया तो सुबह नहीं होगी, ये कोई मूर्ख ही सोच सकता है। आप इंडिया का नाम भी मत लो, बट इंडिया इज हियर टू स्टे। उनका जो स्लोगन है, जोड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, ये जो है वो इतना कैच कर गया है कि अब आपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत कर दिया, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत कर दिया। संविधान के रूप से ठीक है, क्योंकि अपना संविधान भी कहता है कि इंडिया दैट इज भारत, वो कहता है कि एक संघीय ढांचा है। तो ऐसे में भारत से किसी को नफरत नहीं है, इंडिया को किसी को नफरत नहीं है। और भारत को नफरत हमारे 2014 के पहले भी लोगों को नहीं थी। या तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, भारत पेट्रोलियम, ये नाम भी नहीं होते। फिर एक सांस्कृतिक, मतलब कई बार मुझे दया भी आती है। अभी मैं आसाम के मुख्यमंत्री को भी सुन रहा था किसी चैनल पे कि ये इंडिया अंग्रेजों ने दिया हुआ नाम है, और ये तो हमारा 5000 साल पुराना नाम है भारत। उनको ये भी पता नहीं है कि ये इंडिया जो नाम आया है, तब तो क्रिश्चियनिटी भी नहीं थी। जिस क्रिश्चियंस को ये बहुत ज्यादा द्वेष करते हैं, उस क्रिश्चियनिटी भी नहीं थी। मतलब सिंधु नदी को ग्रीक में इंडस कहते हैं, मैं ग्रीक भाषा की बात कर रहा हूँ। और फिर उस, एक्चुअली ये इंडस भी लैटिन शब्द है, लैटिन भाषा का। करेक्ट। हाँ। और फिर यूनान के एक इतिहासकार थे बहुत बड़े, हेरोडोटस, उनके
लिखे हुए में पहली बार रेफरेंस इंडिया इस शब्द का आता है, और वो 440 ईसा पूर्व है। ईसा मसीह आने के 440 साल पूर्व में पहले वो कहते हैं, जब तुर्की और ईरान की तुलना करते हैं वो, तो कहते हैं कि तुर्की और ईरान की तुलना में इंडिया जो है, इसकी जमीन उपजाऊ है, वहां लोगों की जनसंख्या का घनत्व है, और वो एक स्वर्ग है, नदियां हैं, पानी है, पहाड़ है, वही इंडिया का वर्णन करते हैं। आप वर्ल्ड हिस्ट्री वेबसाइट पे यदि जाएंगे तो 300 ईसा पूर्व 300 साल पहले यूनान के राजदूत ने सिंधु नदी के उस पार वाले इलाके को, इंडस के उस पार वाले इलाके को इंडिया का, तो ये कोई अंग्रेजों को दिया हुआ नाम नहीं है, ये वहां से आया हुआ है। और भारत कहां से आया है? मत्स्य पुराण में मनु को भरत कहा गया, और ये कहा गया मनु जो प्रजा को जन्म देता है और उसका भरण पोषण करता है, इसलिए भारत कहलाएगा, और मनु का राज्य भारतवर्ष कहलाएगा। तो ये बात तो तय है कि आपको अब ये जो बाबा साहब आम्बेडकर का जो संविधान है, इसको तो आपको रद्दी के टोकरे में डालना है। ये करीब करीब आपने मन बना लिया है, जी। क्योंकि एक नरेशन बिल्डअप चालू हो गया कि संविधान पुराना हो गया है, ये संविधान अब ये उसका कोई औचित्य नहीं रहा, अब ये संविधान तो मतलब इससे ज्यादा मैंने कभी आम्बेडकर जी का अपमान नहीं देखा कि ये संविधान तो कुछ नया नहीं है, इसमें ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का एक्ट है ये, मतलब इससे ज्यादा अपमान उस आदमी का मत करो। अरे उस वो इतने बड़े अर्थशास्त्री विश्व के, इतने बड़े नॉलेजेबल पर्सन, इतना बड़ा विदुषी था वो, कि उसके नाखून के बराबर आपकी औकात नहीं। और वो लोग आज कमेंट कर रहे हैं आम्बेडकर जी के इस पे, इनको ये पता नहीं है कि विश्व के बेहतरीन देशों में से जो बेहतरीन संविधान माने जाते थे, उन संविधान का अभ्यास करके उनमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीजें लेकर भारतीय संविधान बना है, कुछ कुछ उसको इंडियनाइज किया है, ब्लेंड किया है इंडियन समाज के अनुसार, और एक बेहतरीन चीज आई है। भारत या इंडिया, ये बहस तब भी हुई थी, और तब दोनों शब्द चल गए थे। आज इंडिया एक पूरे विश्व में ब्रांड है। अब आप इसको भारत कहने से क्या होगा? क्या इंडिया था तो 2014 से लेकर 2023 तक ये भारत गुलाम था? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक गुलाम के तहत काम कर रहे थे? क्या होता है इसमें? और आज भारत नाम देने से क्या होगा? मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है भारत देने में, आप कर दीजिए, लेकिन इसका औचित्य क्या, इसका मतलब क्या? अभी प्रधानमंत्री जी ने पीटीआई को एक इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू में वो एक ज्ञान दे रहे विश्व को G20 के परिप्रेक्ष्य में, और जब ज्ञान दे रहे हैं तो वो आइंस्टीन के ही शब्दों को उधार ले रहे हैं, लेकिन अपनी तरह से परोस रहे हैं। तब वो कहते हैं कि मिड 20th सेंचुरी अप्रोच कैन नॉट सर्व द वर्ल्ड इन 21st सेंचुरी, recognize changing realities, expand decision making forum, relook at their priorities, and ensure representation of the voices that matters। मतलब मिड 20th सेंचुरी में जो समस्याएं थी, उसका निदान आज वो निदान काम नहीं आएगा। 21वीं सदी में नई समस्याएं, ये जब आप विश्व को समझा सकते हैं, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपको भारत के उपलक्ष्य में भी ये बात कहनी चाहिए कि द्वापर युग और सतयुग की जो बातें हैं, अब वर्तमान कलयुग में कम से कम 21वीं सदी में तो उसका ना उपयोग करो। 21वीं सदी की, उन्होंने कहा कि समय के साथ बातें बदलती, प्रायोरिटी बदलती। तो क्या हमारी प्रायोरिटी इंडिया से भारत बनने की है, या हमारी प्रायोरिटी आज एजुकेशन, हमारी प्रायोरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी प्रायोरिटी बेकारों को रोजगार, हमारी प्रायोरिटी किसानों को भंडारण, हमारी प्रायोरिटी फूड प्रोसेसिंग, हमारी प्रायोरिटी वेलबींग, हमारी प्रायोरिटी हेल्थ सेक्टर? क्या ये है क्या? आज हम मतलब करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। कई जगह पे मध्य प्रदेश में कहीं वेतन नहीं मिल रहे हैं, तो कई
जगह हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है। और आनंद जी, मैं लिस्ट बताऊंगा तो आपको भी हंसी आएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री गौरवान्वित करते अपने आप को। प्रायोरिटी देखिए, ये प्रधानमंत्री दुनिया को प्रायोरिटी बता रहे हैं, लेकिन अपने मुख्यमंत्री को नहीं बता पा रहे प्रायोरिटीज। अरे भैया, प्रायोरिटीज रोड गांव में चाहिए, प्रायोरिटीज बिजली चाहिए किसानों को 24 घंटे, पानी चाहिए खेत को, उसके उपज को अच्छी कीमत चाहिए। मध्य प्रदेश की प्रायोरिटी क्या है? उज्जैन का महाकाल लोक, ये करीब करीब 2000 करोड़ का हुआ। इंदौर का अहिल्या लोक 25 करोड़ रुपए, महू का जालपावा लोक 10 करोड़ रुपए, ओंकारेश्वर का आध्यात्म लोक 2200 करोड़ रुपए, छिंदवाड़ा में हनुमान लोक 314 करोड़ रुपए, सकलनपुर में देवी लोक 200 करोड़ रुपए और ओरछा में राम राजा लोक 176 करोड़ रुपए। बताओ, ये लोक में आप बस दर्शन करो, भगवान का नाम लो। अरे यार, राम नाम सत्य होने की बात नौबत आई है। यहाँ लोग परेशान हैं। महाराष्ट्र में किसी भी राज्य में देखिए, आधा क्षेत्र पानी के डूब के नीचे है, फसल खराब हो गई, और आधा जगह पे पानी नहीं आया, फसल जल गई। हर राज्य के जब रिपोर्ट्स आते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपकी प्रायोरिटी यदि यही है, ये लोग बनाना, वो लोग बनाना, तो फिर आप क्यों लोगों को ज्ञान दे रहे हो कि आपकी प्रायोरिटीज बदलनी चाहिए? आपकी प्रायोरिटी तो अभी भी 1857 की प्रायोरिटी दिख रही है मुझे। ये सारी बातें जब सामने आती है तो लगता है कि ये देश किस डायरेक्शन में जा रहा है। इसलिए भारत कहने पे मुझे कोई नहीं है। जब भारत कहती कि हम सारे भारतवासी हैं, हमने वो प्रार्थना पढ़ी है स्कूल में, हम सारे भारतवासी हैं, हम सारे भारतवासी हैं। लेकिन जब मैं विदेश में जाऊंगा और मैंने बोलूंगा आई एम भारतवासी, वो बोलेगा व्हाट वासी? भारतवासी, व्हाट इज दैट? अब इंडिया का इंडियन होता है और भारत का भारतीयन होगा, क्या होगा पता नहीं अभी। तो ये कई चीजें प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ देखनी चाहिए, और ये प्रैक्टिकल अप्रोच दिखा नहीं दे रहा है। कुल मिला के एक बौखलाहट है, भयानक बौखलाहट है इंडिया को लेकर, एक डर है। और वो डर इतना हो गया कि आप अपने नाम के आगे से इंडिया छोड़ के, मतलब आप इंडिया से डर गए और इंडिया ठहाके लगा रहा है आप पे। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो लिखा हुआ है नोट पे, अब कल शायद हो सके नोटिफिकेशन आ जाएगा कि जहां जहां इंडिया लिखा है, आप हाथ से पेंसिल से काट के पेन से वो आगे भारत लिखिएगा, वो नोट चल जाएंगे। क्या ये करना पड़ेगा? मतलब कि मूर्खता की इंतहा हो जाती है। आप देश का नरेटिव कहां सेट कर रहे हो? एक तरफ चंद्रयान गया है, एक तरफ हमारे साइंटिस्ट भारत को कहां लेके जा रहे हैं, और हम भारत को मत्स्य पुराण में खींच रहे हैं और कहते हैं कि अस्मिता भारत की, भारत कहलाने में नहीं है। अस्मिता भारत की तब ठेस पहुंचती है जब डॉलर बढ़ता है और रुपया गिरता है। अस्मिता भारत की तब गिरती है जब हमारे पे कर्जे बढ़ते हैं। अस्मिता भारत की तब गिरती है जब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो ट्रेड बैलेंस है, वो हमेशा निगेटिव रहता है। हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं, उधारी पे जीते हैं। ये हमारा ये अस्मिता है इसकी। मेरी अस्मिता को ठेस लगती है जब मेरे यहाँ किसान आत्महत्या करता है। मैं इस बारे में कहीं महिमा मंडन नहीं करता कि 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज सरकार दे रही है और उस पर वो जी रहे हैं। ये मेरे लिए लानत का विषय है। 75 साल का अमृतकाल का समय है। ग्रीन रिवॉल्यूशन पे हम इतराते हैं कि हमारे किसान ने जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान दिया। इसके बावजूद भी यदि देश 81 करोड़ लोग भूखे मर रहे हैं, तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि सरकार किस बात पे इतरा रही जी। हमें अशोक भाई फोकस करना चाहिए। अशोक भाई, दो चीजें मैं इस पे आगे, क्योंकि एक तो यह है कि जो आप ही ने जैसा कहा कि अंबेडकर साहब जैसा व्यक्ति भी पूरी बहस किया, मतलब ऐसा नहीं था कि मेरा मन, मैं सब जानता हूं, मैं ये करूंगा। बहस किया, एक दूसरे को कन्विंस किया, या तो कन्विंस हुए या कन्विंस किए, और फिर जो फाइनली निर्णय हुआ उसको माना गया। तो ये एक वार्तालाप, कम संवाद तो था। पूरी आप संविधान सभा की बहस देखिए तो संवाद लगातार होता रहा है। यहां तो संवादहीनता ही है, अपने एक तरफ से वो है। मैं दो चीजें अपनी व्यक्तिगत समस्याएं बता दूं। मेरे चैनल का नाम पब्लिक इंडिया। मैं क्या करूंगा, मैंने एक ही नौकरी की जीवन में। मैंने एक और आखिरी नौकरी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में की।
अब मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि मैं अच्छा 5-7 साल अब जीवन के बचे हैं, अब कहीं नौकरी भी इस उम्र में नहीं मिलेगी, कभी भाई ये करके कह दो कि नहीं नहीं मैं भारत वाले, मैं कहीं बीएचईएल में काम कर लूं या कहीं कर लूं, ये बिल्कुल। और इसमें पैसे की भी एक बहुत वो है, उस पर अभी नहीं करेंगे बात क्योंकि वो एक अलग बात है। मेरा लेकिन एक व्यक्तिगत अशोक भाई ये मानना है, ये केवल ध्यान बटाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए मुख्य उद्देश्य अडानी पे कोई बात ना करे और चाइना पे कोई बात ना करे। मैं चाइना की बात इसलिए कर रहा हूं कि G20 आ रहा है, पहली बार दिल्ली में इस तरह का लॉकडाउन लग रहा है कि जहां पे जिसको कहते हैं ना, परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, बाहर कोई निकलेगा नहीं, सब बंद है, संस्थान बंद है। लेकिन चीन ने जिस तरह से इनको, अभी तो ये कह रहे थे कि हम बड़ा अच्छा वहां साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स मीटिंग में इतनी लंबी चौड़ी बात हुई, सब कुछ मान गए शी जिनपिंग, यहां वो आ ही नहीं रहे शी जिनपिंग। क्या हुआ कांग्रेस और इंडिया को, वो इस तरह का सब लोग पूरे जगह बात हो रही है कि वो इंडिया को एक मैसेज देना चाह रहे हैं, तो वो मैसेज क्या है? मोदी जी उस मैसेज को पढ़ नहीं पा रहे हैं क्या? नहीं नहीं, मोदी जी अच्छी तरह से पढ़ पा रहे हैं लेकिन बता नहीं पा रहे। हमारे बहुत ही होनहार फॉरेन मिनिस्टर है, राज्य मंत्री लेखी जी, और महामहिम मैडम ने ये कह दिया कि ये आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि बहुत फर्क पड़ता है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति को इतना ज्ञान नहीं होगा शायद, वो अमेरिका के राष्ट्रपति है। भारत के राज्य मंत्री विदेश मंत्रालय में ज्यादा ज्ञान रखते हैं, इससे दिखा देता है। क्योंकि हमारे यहाँ दिमाग जो है एक लॉकअप में रख के, ये सारे कव्वाल बैठे हैं, दो गा रहे हैं और बाकी ताली बजा रहे हैं। उन्होंने बोला हाँ जी कुछ ना होता है, कुछ ना होता है, तो पीछे से आवाज लगाते कुछ ना होता है, कुछ ना होता है। लेकिन जिसके लिए कव्वाली हो रही है वो खुद के उठ के खड़ा हो गया, बोले भाई बहुत कुछ होता है, वो नहीं आने से तो बहुत नाराजगी है। सवाल ये है कि जब बाली में G20 हुआ था, उसी टाइम पे इसके बीजारोपण हुए थे। बाली में इंडोनेशिया लगातार रिक्वेस्ट करता रहा होस्ट कि हमारा फोरम डेवलपमेंटल फोरम है, हम सिक्योरिटी काउंसिल नहीं है, इसलिए यूक्रेन और रशिया के युद्ध पे हम कमेंट ना करें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन तब भारत को विश्वगुरु बनने का चाव चढ़ा था, भारत लगातार विरोध करता रहा, ये युद्ध बंद हो जाना चाहिए और ये होना चाहिए, और चाइना भी थोड़ा बहुत बोल गया। उस वजह से पुतिन तो वहां गए नहीं थे, लेकिन उनके विदेश मंत्री होटल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उन्होंने एड्रेस किया, वो वेन्यू पे भी नहीं गए और फ्लाइट लेके निकल गए, और G20 वहां समापन हो रहा था और रशिया ने गुस्से में मिसाइल का वर्षाव कर दिया अपने दुश्मनों पे। ये उसकी परिणति थी। उसके बाद जब ये इंडिया आया तो ये बात तो चाइना भी समझ गया कि हमें इसमें पढ़ना नहीं चाहिए। दूसरी बात, रशिया को ये गारंटी नहीं थी कि जो भारत एक जमाने में उनके अच्छे मित्र हुआ करते थे, वो कितनी भी मित्रता दिखाए, भारत घूम फिर के वेस्टर्न ब्लॉक के अधीन हो रहा है। हम कहीं ना कहीं विदेश नीति में हमने इतना बड़ा चेंज ले लिया है, डेविएट हो गए हैं कि हम अब वेस्टर्न ब्लॉक के प्यादे हो गए। वर्ल्ड ऑर्डर ये बदला कि अफगानिस्तान अब इशू नहीं रहा, रशिया अफगानिस्तान से निकल गया। जब अफगानिस्तान में रशिया था तो पाकिस्तान को ऐसा ही पैदा करके अमेरिका ने यूज कर लिया, और तब अब पाकिस्तान ये समझ नहीं रहा था कि उसका यूज हो रहा है, और वो बड़े कूद रहा था तब अमेरिका के भरोसे। रशिया खत्म, रशिया वहां से निकल गई, अमेरिका निकल गई, पाकिस्तान को छोड़ दिया, पाकिस्तान चाइना के ऊपर गया और चाइना ने उनको भिखमंगा बना दिया। आज चाइना और अमेरिका की पटरी नहीं खा रही है। चाइना को फ्रंट पे, अमेरिका को फ्रंट पे कोई आदमी चाहिए जो चाइना से लड़े, और उसका उपयोग वो भारत के रूप में ले रहा है। भारत को अपना मित्र इसलिए मान रहा है क्योंकि चाइना से हम लड़ रहे हैं। यूक्रेन का मसला भी अमेरिका ने हवा देने की वजह से ही हुआ है, ये भी हम जानते हैं। तो ये तो हजारों लाखों किलोमीटर दूर बैठे वहां से फू फू करते हैं, या मरना हम लोगों को पड़ता है। अब प्रधानमंत्री जी वो इतने बेचारे आहत हुए कि पुतिन भी नहीं आ रहे और चाइना का प्रेसिडेंट भी नहीं आ रहा है, तो इनकी जो तथाकथित डिप्लोमेसी थी ब्रिक्स में, और वो मैं डिप्लोमेसी तो मैं छिछोरापन कहता हूँ, छिछोरी डिप्लोमेसी थी वो, कि दोनों देशों का लेवल इतना नीचे उतर गया
ये आपस में इस बात पे लड़ पड़े, वो कहते थे कि हम मिलना नहीं चाहते थे, भारत के प्राइम मिनिस्टर मिलना चाहते थे, और भारत की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री कहती है कि भाई हम नहीं मिलना चाहते थे, जिनपिंग ही मिलना चाहते थे, बहुत दिनों से मिलना चाहते थे इसलिए हम मिले। कौन मिलना चाहता था, इसी पे जहां झगड़े होते हैं, दोनों मंत्रालय झगड़ रहे हैं, तो आपको लगता है कि कोई अच्छी कॉन्क्रीट बात हुई होगी? ये तो बात करने के बाद बताने को भी तैयार नहीं भारतवासियों को कि मेरी बात हुई है। ये तो चाइना के अखबार ने छापा कि प्रेसिडेंट ऑफ चाइना स्पोक टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तब जाके उन्होंने कहा हाँ बात तो हुई है थोड़ी, तब जाके एक्सेप्ट कर गए। मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता कि इस बात का मतलब ये अब उसको मैं क्या उपमा भी दे नहीं सकता। एक बच्चे जो होते हैं ना पहली क्लास दूसरी क्लास में, कि जो कुछ पढ़ेंगे भी तो ऐसा हाथ रख के पढ़ेंगे, ऐसा छुपा छुपा के करेंगे। आप चाइना के साथ आपने क्या बात हुई क्या नहीं ये भी छुपा रहे हो, क्या छुपाने की जरूरत है? आपकी तनातनी हो गई तो भी आप आइए, देश को विश्वास में दीजिए। याद करिए उस शेरनी को, इंदिरा गांधी को, जो व्हाइट हाउस में जाके निक्सन को ललकार के आई। व्हाइट हाउस में उनके घर में बैठ के उसने इतना बुरी तरह से ललकारा, और ये झगड़े इतने बढ़ गए कि कंबाइन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसका बाइकआउट करके इंदिरा जी भारत वापस आ गए, और लैंड करके घर में पहुंचते थे सबसे पहला काम उन्होंने किया कि लीडर ऑफ अपोजिशन अटल बिहारी वाजपेयी को घर पे बुलाया और बताया कि मेरा झगड़ा हो गया है अटल जी अमेरिका से, वो हमें गुलाम बनाना चाहते हैं और मैंने बनाया, और अटल जी ने कहा कि हम आपके साथ हैं। ये मैच्योरिटी होती है आपकी। जिनपिंग से यदि हॉट एक्सचेंज भी हो गई होगी तो घर आके आपको सबको विश्वास में लेना चाहिए, लेकिन वो मैच्योरिटी नहीं है। इतना ओछापन आ गया है, इतना छिछोरापन आ गया है देश की राजनीति में कि देश का भविष्य क्या हो, देश के लिए कोई करना नहीं चाहता। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सत्ता में किस लिए आ रहे हैं आप? सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि आपको एक एजेंडा, इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करना है। आप इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पहले उस राष्ट्र को जिंदा तो रहने दीजिए। राष्ट्र मरणासन स्थिति में पहुंच गया है, कहीं हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, कहीं आप कानून में बदलाव कर रहे हैं, बैंक लूटी जा रही है। अभी जी टीवी का मालिक को फिर एक 5,000 करोड़ का बेल आउट हेयर कट दे दिया है, और वो नए आरबीआई सर्कुलर के अनुसार तो वो 5,000 करोड़ का अभी उन्होंने एनपीए कर दिया, और 1 साल बाद फिर वो पैसा मांग सकते हैं बैंकों से कि भाई साहब जो 5,000 करोड़ आपका मैंने डुबाया था, अब 1 साल हो गया है, अब फिर से मुझे एक अच्छा आदमी समझ के दे दीजिएगा। मतलब अजीब है। एक मतलब गैंगस्टर, सॉरी कभी शब्द निकल जाते हैं कई बार, कई आदमी मतलब जो हो रहा है, एक महिला का व्यभिचार के साथ काम करता है, उसके बाद उसको सजा हो जाती है आजीवन कारावास, और सजा में वो हॉस्पिटल, वो 10 साल सजा के, 17 साल में से 10 साल वो अस्पताल में गुजारता है, और अच्छे चाल चलन के लिए उसे छोड़ भी दिया जाता है। पर कहाँ अच्छा चाल चलन उसका, कहाँ देखा? जो आदमी 10 साल बेड पे पड़ा रहा उसका क्या चाल चलन देखा आपने? समझ के परे। अशोक भाई मैं एक बहुत छोटा सा प्रश्न बीच में ले रहा हूं, फिर अंतिम प्रश्न कर लेंगे। नहीं, क्योंकि एक चीज अजीब है, चीन के मसले में राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं भाई हमारी जमीन में कब्जा की है, उस पर आप बताइए, जवाब दीजिए। राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री है, उनसे आज शिवानंद तिवारी का एक लेख है, वो ये कह रहे हैं कि रक्षा मंत्री सनातन धर्म पे विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं कि सनातन धर्म, अपना नहीं बता रहे कि चीन ने क्या कब्जा की जमीन, कहां हम प्रिपेयर्ड हैं, क्या वो सनातन धर्म पे लग गए हैं। मतलब नहीं, सनातन धर्म का भी फर्जीवाड़ा सुनिए, बहुत जबरदस्त फर्जीवाड़ा है। मतलब विपक्ष का कोई आदमी सनातन धर्म पे कमेंट करे तो उसकी 10 करोड़ रुपए दो, उसका सर कलम करो और उसको माफी मांगो, और इंडिया पे आघात, और सब लोग हिंदू विरोधी हैं। अब स्वामी नारायण मंदिर का मसला आया, हनुमान जी की जो 54 फीट की मूर्ति गुजरात में, जिसका लोकार्पण, मूर्ति का अनावरण आदरणीय अमित शाह जी ने किया था, वो मूर्ति स्वामीनारायण मंदिर, स्वामीनारायण वाले लोग जो है, सेक्ट वाले लोग, स्वामीनारायण संप्रदाय वाले,
वो उस मंदिर का केयरटेकर है। उन्होंने स्वामीनारायण के जो गुरु है, जिनको वो भगवान मानते हैं, उनके सामने हनुमान जी को नतमस्तक होते हुए एक पेंटिंग बनाई, और वो इस बात पे अड़े हुए आज भी कि हनुमान जी जो है वो हमारे भगवान के सेवक थे। उनके भगवान आपके यूपी बस्ती के थे, पांडे। 250 साल का उनका इतिहास है, 250 साल भी नहीं हुए उनको। और हनुमान जी कहाँ, ये कहाँ? वहां गुजरात आंदोलित है, वहां गुजरात के साधु संत सब लगे हुए हैं। वहां स्वामीनारायण संप्रदाय वर्सेस हिंदू संप्रदाय तलवारें खींच गई है, और प्रधानमंत्री और बीजेपी मौन है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि स्वामीनारायण जी की गुरु का मैं बेटा हूं, और मैं जब भी फॉर्म भरता हूं चुनाव में तो उन्हीं के कलम से भरता हूं। बताइए आप, अब हनुमान जी का अपमान नहीं होता। और स्वामीनारायण के जो अभी जो साधु है, उन्होंने कहा कि ये जो चिलम फूकने वाले की बात का हम मतलब नहीं, हमको जवाब भी नहीं देना है। बताइए, उन्होंने सब भगवान को चिलम वाला बोल दिया, और बीजेपी चुप है, कोई शब्द नहीं निकलता मुंह से। क्योंकि स्वामीनारायण मंदिर का पूरे विश्व में, स्वामीनारायण जो संप्रदाय है पूरे विश्व में फैलाव है। जो मोदी जी विदेश जाते हैं और वो जय जयकार लगती है, उसमें उनका भी बड़ा हाथ होता है। और कम से कम 1.5 करोड़ स्वामीनारायण के भक्त तो गुजरात में यहाँ पे वोट बैंक है भाई, उनको नाराज कैसे करेंगे मोदी? अशोक भाई, चलते चलते एक छोटा प्रश्न है, बस चलते चलते, क्योंकि अगले हफ्ते वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। 18 से 22 तक एक बैठक बुलाई गई है, स्पेशल सेशन है पार्लियामेंट का, उस पे सरकार ने बुलाया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नई पूजा पद्धति होगी, नए संसद भवन में बैठा जाएगा। तो कुछ पता नहीं लग रहा है कि सत्यनारायण भगवान की कथा होगी, कि सुंदरकांड होगा, कि अखंड रामायण होगी, कि दुर्गा का रथ जगह होगा, जगराता होगा। कुछ आपको खबर है कि क्या होने वाला है? प्रधानमंत्री जी अमिताभ बच्चन के मित्र हैं, तो उनका मूड आया चलो कौन बनेगा करोड़पति खेला जाए, और एक सवाल दे दिया उन्होंने। 18 से 22 लोकसभा का सत्र होगा। अब बताइए आप, किस लिए होगा? क्या इंडिया का भारत करने के लिए होगा? क्या वन नेशन वन इलेक्शन करने के लिए होगा? क्या महिला के आरक्षण के लिए होगा? क्या जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड देने के लिए होगा? क्या रेशमी जी की रिपोर्ट ओबीसी वाली एक्सेप्ट करने के लिए होगा? या फिर इलेक्शन कमीशन को फंडिंग के लिए होगा? या पूजा पाठ होगा नए उसका? नए उसका पूजा पाठ। बच्चा बताओ, आप बताओ क्या है? और देश मजे ले रहा है। हमारा सरकार, वर्तमान सरकार जो है सत्ता में, या तो वो शर्मा रही है, उसने क्यों 5 दिन का वो तो बताया, या डर रही है। लेकिन शर्मा तो शक्ति नहीं, क्योंकि कई पुराने वाकया देखे तो बेशर्मी की इंतहा जहां होती है वहां शर्म कहां से होगी? तो डर जरूर है, क्योंकि ये सिर्फ बताने की बात होती है कि 56 इंच का सीना है, लाल आंखों से देख जाएंगे तो चाइना उधर चला जाएगा। डर इतना है, 2024 में सत्ता खोने का डर है, डर आने वाले 5 राज्यों की विधानसभा का, वहां हारने का डर है, डर पार्टी में हो रहे विद्रोह का डर है, डर अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। ये कुछ भी कहे, लेकिन भारत की जो स्थिति है और जो लगातार निगेटिविटी भारत के बारे में स्प्रेड की जा रही है, वो है डर। ये है कि G20 जिसको हमने सफल आयोजन बताया, वो बहुत ही असफल हो गया। क्योंकि G20 की सफलता तब मानी जाती है, किसी भी G20 की, जब फाइनल ड्राफ्ट का कंसेंसस होता है। और मुझे कम से कम आज के क्षण तक जब मैं आपसे बोल रहा हूं, किसी बात पे कोई कंसेंसस होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि रशिया और चाइना ने ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट के ड्राफ्ट पे ऑब्जेक्शन लगा के रखे हैं। बिना कंसेंसस का यदि ये सम्मेलन खत्म हो गया तो ये फिर भारत के चेहरे पे एक काला धब्बा होगा, ऐसा मुझे लगता है। जी जी। अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में भाग लेने के लिए। मेरे ख्याल में और बहुत सी चीजें नई नई आ जाएंगी, तब तक हम लोगों का कौन बनेगा करोड़पति के कुछ ऑप्शंस नए आ जाएंगे और कुछ ऑप्शंस निकल जाएंगे, जो होता नहीं है फोन अ फ्रेंड, या तो मोदी जी तब तक कुछ और ऑप्शंस ले आएंगे और कुछ नए
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।